नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रेनर। IDD HI VIMD सबका कॉमन पेपर, फैमिली एंड कम्युनिटी। और IDD और HI के लिए अगर हम बात करें तो ये पेपर 27 नंबर का, और VI के लिए ये पेपर 45 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि VI में आपको सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, और IDD और HI में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो हम बात कर लेते हैं भैया आज के इस मॉडल पेपर की। बाकी यूनिट 1, 2, 3 जो भी हैं आपकी लिस्ट में आप जाकर के देख लीजिए। अपलोड कर दी गई हैं, नई वाली अपलोड की गई हैं। ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा, जो नई वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो कह रहा है IFSP और IEP को विकसित करने और निष्पादित करने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। भाई, जब ये को निष्पादित करता है तो सबसे बड़ी भूमिका जो होती है परिवार की। IFSP आपका, ये भी आपका परिवार की भूमिका होगी। और जब IFSP होगा तो भाई बिना परिवार के क्या बच्चा विद्यालय जा पाएगा? बिना परिवार के समर्थन के बच्चा विद्यालय नहीं जा पाएगा। तो भैया ये आपका का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, समावेशी समाज के निर्माण में एक हितधारक के रूप में किसे देखा जाता है। समावेशी समुदाय का निर्माण हो रहा है, एक स्टेक होल्डर के रूप में, एक हितधारक के रूप में किसे देखा जाएगा? भाई वो किसको देखा जाएगा? केवल आंगनवाड़ी, केवल ना समुदाय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर बी का। इसमें आपके 2 MCQs आते हैं। ठीक है, IDD और HI की मैं बात कर रहा हूँ इनके लिए। और VI का तो वही आपका पेपर रहेगा, 9 MCQs आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद में सही और गलत के क्वेश्चन आपके लिए। दिव्यांग बच्चों को पुनर्वास और शिक्षा में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती है। क्यों भैया नहीं होगी? शिक्षा और पुनर्वास में समुदाय क्यों नहीं भूमिका निभाएगा? बिना समुदाय के भूमिका के निभाए कुछ हो सकता है? तो ये भैया आपका क्या गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के माध्यम से दिव्यांगता की रोकथाम में मदद मिल सकती है। बिल्कुल भैया, अगर हम प्रारंभिक पहचान करते हैं और हस्तक्षेप करते हैं तो बिल्कुल भाई दिव्यांगता की रोकथाम में मदद मिलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, समुदाय को परिभाषित करें। और हो सकता है यहाँ पर आपसे कह दे कि परिवार को परिभाषित करो। ठीक है, परिवार को परिभाषित करो, तो इसकी भी परिभाषा देख लीजिएगा, परिवार के प्रकारों को भी पढ़ लीजिएगा। समुदाय की परिभाषा की बात होती है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का वह समूह जिसके बीच हम की भावना और सामान्य जीवन जीने का एक साझा करने का तरीका होता है। ठीक है, समुदाय में लोग निश्चित भूभाग में रहते हैं, सामुदायिक भावना होती है, आपस में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और सामान्य जीवन साझा करते हैं, परंपराएं, जीवन शैली, ये सब साझा करते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट है आपका पारिवारिक सशक्तिकरण, फैमिली एम्पावरमेंट इन डिसेबिलिटी की बात हो रही है। दिव्यांगता वाले क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे, परिवार को अगर हमें सशक्त बनाना है, ठीक है, इतना सशक्त बना दे हम परिवार को कि लोग जागरूक हो जाएं, सक्षम हो जाएं, आत्मनिर्भर बन जाएं। जो भी लोग हैं, जो भी हमारा समुदाय है, वो क्या कर सके, सभी चीजों को समझ सके, बच्चों के अधिकारों को समझ सके। ठीक है, पुनर्वास के रूप में सही निर्णय ले सके। तो ये सब चीजें जो हैं आपको परिवार के सशक्तिकरण में देखने को मिलती हैं। इसमें ज्ञान और सूचना का विकास, परिवार को बच्चे की स्थिति और सरकारी योजनाओं को पूरी तरह से जानकारी देना, कौशल का विकास, बच्चे की देखभाल और थेरेपी को घर पर सही तरीके से करने की क्षमता। ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता, स्वतंत्र पेशेवर लोग हैं इसके साथ मिल करके बच्चे के लिए, भविष्य के लिए काम करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, समाज
में जो है बच्चे को हक को लेकर के आवाज उठाना, उसके अधिकारों की बात करना, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना, जागरूक बनाना। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम में परिवार की भूमिका। भाई अगर आईईपी बनानी है तो आप सभी को पता है कि केस हिस्ट्री लेने के लिए भी परिवार के लोगों को, परिवार के सदस्यों को बुलाया जाता है कि आइए भैया और जो है हमें बताइए आकर के कि बच्चा क्या कर लेता है, क्या नहीं कर लेता है। जो जो दस्तावेजीकरण किए जाते हैं तो वो सभी जो है बिना परिवार की सहायता के नहीं हो सकते। शैक्षणिक लक्ष्यों के बारे में बात करना, बच्चे की आवश्यकता के बारे में बात करना, बच्चे के लिए क्या जो है जरूरी है, उसके लिए क्या सेवाएं देनी पड़ेंगी, इन सभी चीजों का ध्यान जो है आईपी में रखा जाता है। आईपी में हर बच्चे की क्षमता के अनुसार अलग अलग होती है। टीम वर्क में काम किया जाता है, यानी कि शिक्षक, माता पिता, थेरेपिस्ट ये सब मिल करके काम करते हैं। और भैया एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य जो है तैयार किया जाता है। आपने आईपी की फाइल बनाई होगी, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम की फाइल बनाई होगी, तो वहां पर आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। ठीक है, पार्ट सी की बात कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। आईपी और आईएफएसपी से आप क्या समझते हैं, इसमें परिवार की क्या भूमिका होगी? देखो भाई, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान, ठीक है, कहने का मतलब है जब बच्चा घर पर रहता है, अगर उस समय कोई भी विकासात्मक देरी है बच्चे में, बच्चा ध्यान नहीं लगा पा रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, बच्चा कहीं पर पिछड़ापन दिखा रहा है, तो वहां पर परिवार के लोगों को उस जो जरूरत की चीजें होती हैं, वो जो शुरुआती विकास बच्चे का होता है उसको ध्यान में रखा जाता है और परिवार के द्वारा जो है समर्थन दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि भैया बच्चा अच्छी तरीके से सीख सके। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है और बच्चा चला जाता है भैया कहाँ पर, विद्यालय में। और जब विद्यालय बच्चा जाता है तो वहां पर उसके जो डॉक्यूमेंटेशन किए जाते हैं, उसमें एक डॉक्यूमेंट आईईपी का भी बनाया जाता है, शैक्षणिक व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम का भी तैयार किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई बच्चे को अगर हमें स्कूली शिक्षा देनी है, बच्चे को अगर शैक्षणिक लक्ष्य बनाने हैं, बच्चे की अगर कह सकते हैं कि कक्षा में मिल करके बच्चे के लिए काम करना है, तो भैया उसके लिए आईपी यानी कि बच्चे की आवश्यकता, उसकी रुचि, उसके स्तर को देखते हुए आईपी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, परिवार क्या भूमिका निभाएगा, तो कहेंगे परिवार ये भूमिका निभाएगा कि प्राथमिक सेवा प्रदाता के रूप में परिवार ही वहां पर होगा। बच्चे की जरूरत क्या है, आईएफएसपी में बच्चे की जरूरत क्या है, बच्चा कहाँ पर पीछे है, ठीक है, थेरेपिस्ट द्वारा सिखाई गई गतिविधियां जो भी हो, माता पिता उसको घर पर भी, घर के माहौल में भी कराएं। ठीक है, बच्चे के साथ रोजाना काम करें, उसके लिए निर्णय लें। ठीक, उसके बाद में आईपी में परिवार की भूमिका, आईपी में स्कूल, परिवार, स्कूल, ठीक है, आईपी के साथ में एक बार जो है बराबर काम करें, जानकारी साझा करें, माता पिता, शिक्षक, ठीक है, बच्चे की ताकत, कमजोरी, पसंद नापसंद, इसके बारे में जानकारी दें। लक्ष्य तय करना, बच्चे के लिए जो भी शैक्षणिक और व्यवहारिक लक्ष्य है उसको तय किया जाए, सहमति और सुझाव दिया जाए, अधिकारों की रक्षा की जाए। यदि स्कूल बच्चे को सही सेवाएं नहीं देता है तो माता पिता को भी उसके अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। ये सब माता पिता कर सकते हैं। और निरंतर, ठीक है, निरंतर जो है स्कूल में चीजों को सिखाया जाए और दोहराया जाए, माता पिता भी उस चीज को घर पर कराएं और दोहराएं, ठीक है, जिससे पक्का करें। प्रारंभिक हस्तक्षेप का क्या महत्व होगा, भाई 0 से 6 वर्ष की अवस्था में अगर बच्चे के विकासात्मक देरी को आप पहचान लो, तब उसे भैया आप तुरंत उपचार और थेरेपी दे दो। अगर आप दे देते हो तो बच्चे का विकास होगा, बच्चे की तीव्रता का विकास होगा। शुरुआती वर्षों में बच्चे की न्यूरोप्लास्टिसिटी स्तर उच्चतम होगा, जिससे थेरेपी जो है बेहतर होगी। ठीक है, दिव्यांगता के प्रभाव को कम किया जा सकेगा, सही समय पर हस्तक्षेप से समस्या को गंभीर होने से रोका जा सकेगा। निर्भरता में कमी आएगी, बच्चा दैनिक जीवन में कार्य जल्दी सीखता है और आत्मनिर्भर बनता है। ठीक है, बच्चा जो है जब शीघ्र हस्तक्षेप किया जाएगा तो जो सामान्य स्कूल है उसमें भी उसको प्रवेश दिया जा सकता है शुरुआती
सुधार के द्वारा मुख्य धारा में समावेशी स्कूलों में भी बच्चे को बेहतर किया जा सकता है। आर्थिक और मानसिक बोझ को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, ये सब प्रारंभिक हस्तक्षेप से आप लोग कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में परिवार की क्या भूमिका होगी? भाई परिवार क्या भूमिका निभाएगा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में? देखो भाई, परिवार ऐसा नहीं कि भाई अगर दिव्यांग बच्चा है तो वही परिवार भूमिका निभाएगा। अरे परिवार तो अगर सामान्य बच्चा भी है तो उसको भी तो भूमिका निभानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सामान्य बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा वहां जाए और हमारा बच्चा किसी दिव्यांग बच्चे के साथ बैठे। अगर ऐसी भावना होगी, जो परिवार के लोग हैं दूसरे बच्चे के साथ नहीं बैठने देंगे, हीन भावना से देखेंगे, तो कैसे काम चलेगा भाई? तो परिवार की भूमिका होगी कि स्वीकार्यता की शुरुआत की जाए। जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जिन्हें हीन भावना से देखा जा रहा है उन्हें बेहतर किया जाए, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। ठीक है, अधिकारों के लिए वकालत। माता पिता सामान्य स्कूलों में अपने बच्चे के दाखिले के लिए संघर्ष करते हैं और स्कूल प्रशासन और आवश्यक बदलाव करने की मांग करते हैं। भाई स्कूल प्रशासन क्या कहते हैं कि भाई आप जो है आप चीजों को बच्चे के अनुसार बदलो, क्योंकि बच्चे का वो हक है। बच्चे का हक है कि हर बच्चा जाकर के विद्यालय में पढ़ सके। हर बच्चे का हक है कि 6 से 18 वर्ष का बच्चा आपका दिव्यांग बच्चा और 6 से 14 वर्ष का बच्चा सामान्य बच्चा, इसको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिल सके। तो उनके अधिकारों की बात की जाएगी, उनके लिए रिसोर्स की बात की जाएगी। समान भागीदारी में परिवार स्कूल के शिक्षकों के साथ मिलकर के बच्चे की क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम और लक्ष्यों को तय करेगा। घर पर निरंतरता, स्कूल में सीखी गई बातों को, ठीक है, माता पिता घर पर अभ्यास करा करके उसको बेहतर करेंगे। ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण, परिवार, आसपास और समाज तो दिव्यांग बच्चों के प्रति जो है संवेदनशील बनाएगा और स्वीकारता करेगा। परिवार सशक्तिकरण की अवधारणा और रणनीतियां क्या होंगी? परिवार को सशक्त बनाना है तो क्या क्या अवधारणा होगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या क्या स्ट्रेटजीज होंगी? तो भाई अवधारणा क्या होगी? परिवार सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत दिव्यांग बच्चों को, परिवारों को जो भी लाचार या दया का पात्र मानने के बजाय उन्हें हम सक्षम बनाएं। कहा जाता है ना कि समाज जो भी दिव्यांगता है वो बच्चे में कम है, समाज में दिव्यांगता का स्तर ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि समाज के लोग अगर सक्षम हो जाएं, समाज के लोग अगर जो है दिव्यांगता के बारे में जान लें, सामाजिक बाधाएं अगर दूर हो सकें, परिवार भी सशक्त हो सकता है। ठीक है, जिससे बेहतर बच्चा हो सकता है, उसे संसाधन, ज्ञान, पुनर्वास जो भी कार्यक्रम है उसको बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, परिवार को सशक्त बनाने की रणनीतियां क्या क्या होंगी? उनको सूचना दो बच्चे के बारे में कि उसकी स्थिति क्या है, जो भी योजनाएं हैं सरकारी वाली उसके बारे में बताओ, बच्चे के कौशल प्रशिक्षण के बारे में बताओ। माता पिता को घर पर ही फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, व्यवहार संशोधन, बच्चे की इसकी ट्रेनिंग दी जाए। बच्चे को सहायता समूह, ठीक है, समान स्थिति वाले जो परिवार होते हैं उनके लिए सहायता समूह, अनुभव, चुनौतियां साझा की जाए। ठीक है, वित्तीय और विधिक सहायता देना, सरकारी ऋण योजना, कानूनी अधिकार, ठीक है, इसके बारे में बच्चे को जागरूक कराना। ठीक, ये सब चीजें बच्चे को देकर के आप जो है परिवार को सशक्त बना सकते हैं। ठीक है भाई, परिवार को जब आप ये सब चीजें दे दोगे, परिवार तभी तो सशक्त बनेगा। सोचना ही नहीं है उसको कहाँ जाना है, क्या बच्चे का के लिए सरकारी योजना चल रही है, कौन कौन से आप बच्चे के लिए कौशल प्रशिक्षण बच्चे को दे सकते हो। ठीक है, तो भाई ये तो करना पड़ेगा परिवार को। ठीक है, बिना परिवार के ये किए, बिना परिवार को इस के बारे में जाने कुछ नहीं हो सकता। परिवार को ये सब चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, हमें सशक्त बनाना पड़ेगा। परिवार में दिव्यांग बच्चा होने की प्रतिक्रिया। भाई जब भी कोई दिव्यांग बच्चा परिवार में होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव क्या पड़ता है? बच्चे को कहते हैं माता पिता हम अस्वीकार देते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या हमारे ही बच्चे के साथ ऐसा होना था? क्रोध करने लगते हैं, दोषारोपण करने लगते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। माता पिता पर जो है दोष देगी, पिता माता पर दोष देंगे, फिर भाग्य का दोष देंगे, निराशा आ जाती है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, अंधकार में लोग चले जाते हैं, उदासी में लोग चले जाते हैं। ठीक है, सौदेबाजी करने लगते हैं,
कि चलो भाई ऐसा करते हैं, हम लोग कहीं मन्नत मांगते हैं, कहीं चमत्कार हो जाए, झाड़ फूक के पीछे भागने लगते हैं। ठीक है, स्वीकार्यता आती है तो भैया बेहतरीन कदम उठाया जा सकता है। ठीक है, अगर स्वीकार्यता नहीं है तो बच्चे के लिए कहते हैं ना कि भाई बच्चे को अगर आप जल्दी पहचान लो तो जल्दी हस्तक्षेप कर लो। परिवार का प्रभाव जो है वैवाहिक संबंधों पर माता पिता में तनाव बढ़ता है, दोषारोपण होता है, अलगाव होने की स्थिति आ जाती है। ठीक है, सिबलिंग्स भी जो है क्या करते हैं, सिबलिंग्स के ऊपर भी, जो उसके भाई बहन होते हैं उसके ऊपर भी जो है आप कह सकते हैं कि अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कभी कभी माता पिता ये सोचते हैं कि यार चलो एक हो गया, दूसरा बच्चा हम करेंगे ही नहीं, हो सकता है कि वो भी वैसा ही हो। ठीक है, ऐसी चीजें उनमें आ जाती है। आर्थिक प्रभाव, ठीक है, डॉक्टर के चक्कर काटना, थेरेपिस्ट के पास जाना, सहायक उपकरणों को लाना, दवाओं के कारण काफी बोझ जो बढ़ जाता है, पैसे का लेन देन काफी बढ़ जाता है। सामाजिक अलगाव भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, निपटेंगे कैसे, तो भैया कोपिंग बिहेवियर, भाई जो भी समस्या समाधान है उस पर ध्यान दें। थेरेपिस्ट के पास में, डॉक्टर के पास में, सभी के पास में जानकारी को एकत्रित करें, सबको प्रभावी बनाएं। ठीक है, भावना केंद्रित कोपिंग, केवल तनाव को कम करने की कोशिश करना। ठीक है, रोना, प्रार्थना करना, स्थिति से भागना, अल्पकालिक राहत देना बच्चों को। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने को मिलती है भैया। बात कर लेते हैं आपके पार्ट डी में 2 क्वेश्चन और 2 में से 1 करना होगा, आईडीडी और एचआई को भैया। बाकी वीआई को तो वही जो पुराना पैटर्न है वैसे ही रहेगा, इसमें आपके थोड़े कम क्वेश्चन हैं। और अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे तो उसको भी देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। वहां पर मैं क्या करूंगा, कुछ एमसीक्यूज भी रख दूंगा आपके लिए, वीआई वालों के लिए, और कुछ क्वेश्चंस को भी बढ़ा दूंगा जिससे कि आपका भी पेपर अच्छे से हो जाएगा। आईपी और आईएफएसपी विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका होगी, ये तो यस क्वेश्चन मुझे लग रहा है हम कर चुके। हाँ, अभी किया था क्या, देख लेते हैं एक बार, छोटे में किया था हमने। हाँ यार, ये भी क्वेश्चन कर चुके, चलिए लॉन्ग में देख लेते एक बार है, मैंने ध्यान नहीं दिया भैया और क्वेश्चन आपका दोबारा आ गया वही वाला। चलिए हम आगे जो है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ा के आपको क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, अब आया है क्वेश्चन तो पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, आईपी और आईएफएसपी दोनों ही महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में काम करेंगे। बच्चे के डेवलपमेंट को बेहतर करना है, बच्चे को अगर हमें बहुत अच्छा करना है, मार्गदर्शन देना है, तो आईएफएसपी क्या करेगा, बच्चे के लिए उस समय काम करेगा जब बच्चा परिवार में होगा। केवल केंद्र बिंदु उसकी क्षमताएं होंगी। ठीक है, सटीक जानकारी अगर माता पिता ने लगा ली कि भाई बच्चे का विकासात्मक, आप कह सकते हैं डेवलपमेंटल डिले, विकासात्मक देरी अगर हो रही है, उसकी आदतों के बारे में जानना, शारीरिक प्रतिक्रियाओं के बारे में जानना, थेरेपिस्ट से साझा करना उन चीजों को, पारिवारिक प्राथमिकता का निर्धारण करना। ठीक है, तात्कालिक जरूरतों के बारे में जानना कि बच्चा क्या कर सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, क्या करेगा बच्चा, संसाधनों का आकलन करना, परिवार अपनी सामाजिक आर्थिक जो भी स्थिति है उसके हिसाब से, ठीक है, ऐसी योजनाएं बनाना जिससे कि परिवार बिना किसी भारी मानसिक वित्तीय दबाव के आगे काम कर सके। योजना लागू करना, जो भी सेवा प्रदाता बच्चे के लिए काम करने आए, माता पिता को भी जो है बेहतर करें और खुद भी बेहतर हो। 0 से 3 वर्ष का बच्चा, ठीक है, परिवार के साथ रहेगा, थेरेपिस्ट को भी और माता पिता को भी एक प्राकृतिक माहौल के रूप में बच्चे को देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा घर पर है, आईएफएसपी है, दिनचर्या में भी एकीकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग सेवाओं देने को बजाय रोजमर्रा की बच्चे की, सबसे पहले हम लोग एडीएल की बात करते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग की। अगर बच्चा नहाने लगता है, खाने लगता है, अपनी चीजों को बताने लगता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, आईईपी, आईपी का मुख्य काम होता है कि 3 से 21 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम स्कूली स्तर को लिए उनको तैयार करें। ठीक है, इसके लिए समान भागीदारी से जुड़ सकते हैं, योजना विकसित करना। ठीक है, आईपी में क्या होता है, माता पिता कानूनी एक ये आपका कह सकते हैं आधिकारिक सदस्य के रूप में माता पिता काम करते हैं। माता पिता की सहमति के बाद ही
कोई भी शिक्षक हो निर्णय ले सकता है कि उसको क्या करवाना है, क्या उसके गोल रखने हैं। ठीक है, कई बार शिक्षक बच्चे से बहुत अधिक या बहुत कम उम्मीद लगा लेते हैं, लेकिन माता पिता भी घर पर बच्चे की क्षमताओं को बता करके जो है उसके एनुअल गोल्स को तैयार कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता और संसाधन की भी जरूरत पड़ेगी कि भाई अगर विशेष आवश्यकता है बच्चों के लिए, उसको भी आप बेहतर करें, अतिरिक्त समय दे दे बच्चे को। ठीक है, योजना को इम्प्लीमेंट करो, योजना को लागू करो, क्योंकि माता पिता हो या शिक्षक हो, अगर योजना नहीं लागू करते और माता शिक्षक अगर योजना नहीं सही से लागू करते हैं और माता पिता अगर उसको घर पर दोहराते नहीं है, तो दोनों ही चीजें गलत है। दोनों ही चीजों में ये हो जाता है कि बच्चा सीखता नहीं है। ठीक है, निरंतर फीडबैक लेते रहे। माता पिता का काम है कि भाई प्रत्येक 3 महीने में, 6 महीने में फीडबैक लेते रहे। बच्चे के व्यवहार में घर पर सकारात्मक बदलाव किया जा सके, अधिकारों का वकालत किया जा सके। समावेशी शिक्षा में हितधारक, स्टेक होल्डर्स और उनकी भूमिका की बात होगी। ठीक है, हम क्या कहेंगे, कौन होगा? शिक्षार्थी वहां पर होगा, शिक्षक व पुनर्वास टीम होगी, परिवार और समुदाय होगा, शासन और सरकार होगी। शिक्षार्थी का क्या काम कहेंगे? शिक्षार्थी जो है दिव्यांग है, ठीक है, और अपनी क्षमता, सक्रिय रूप से भाग लेना, बिना झिझक के किसी भी काम को करना, अपनी चीजों को साझा करना। ठीक है, सामान्य छात्र भी होगा, अगर सामान्य शिक्षार्थी भी होंगे उसके लिए भी उसकी भूमिका, दिव्यांग व्यक्तियों के साथ में कैसे संवेदनशील रहना है, उनको पढ़ाई में कैसे मदद करनी है, कैसे चिढ़ाना है। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। शिक्षक और पुनर्वास पेशेवर, सामान्य शिक्षक हो और चाहे आपके स्पेशल एजुकेटर्स हो, ये सभी सामान्य शिक्षक भी बच्चे के लिए लचीला पाठ्यक्रम TLM इनका उपयोग करेंगे, और जो हमारे विशेष शिक्षक भी होंगे ये भी थेरेपिस्ट के साथ मिलकर के, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ मिलकर के भाषाई और जो भी शारीरिक क्षमता होगी उसको दूर करें। ठीक है, परिवार और अभिभावक की क्या भूमिका होगी? तो भाई कहेंगे परिवार चाहे दिव्यांग बच्चे का हो चाहे सामान्य बच्चे का हो, परिवार को अगर जागरूकता है, बच्चा स्कूल में अच्छे से भाग ले सकेगा, अनुकूली माहौल उसके लिए तैयार हो सकेगा। ठीक है, और स्कूल प्रशासन और प्रधानाचार्य, भाई स्कूल में भी बाधा रहित वातावरण उसके लिए बनाया जाए, रैंप की व्यवस्था की जाए, सुलभ शौचालय की व्यवस्था की जाए। ठीक है, संसाधनों का आवंटन किया जाए, समय समय पर उसके लिए समावेशी संसाधन अपनाए जाए, स्वीकृति दी जाए सरकार और नीति निर्माता की बात होती है, NEP, RPWD, RT, इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखा जाए कि भाई ये सभी जो चीजें हैं बच्चे के लिए हैं, बच्चे के अधिकारों के लिए। समुदाय और समाज, रूढ़िवादिता को तोड़ना, जो भी अंधविश्वास है, सामाजिक कलंक है, इसको खत्म करना, सहानुभूति के बजाय समान अवसर पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखने को भैया मिल जाती हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो में। बिना समय गवाए हुए आपके लिए क्वेश्चंस कराए जाते हैं। धन्यवाद भैया।